नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले यहाँ पर पर्यावरण पेडागोजी के बारे में, जिसमें आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। जैसा कि आप यदि हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें पर्यावरण अध्ययन के 3 पार्ट हमने बनाए थे, 1, 2, 3, जिसमें 50 प्रश्न आपको दे चुके हैं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सॉरी, 100 प्रश्न दिए हैं, 50 नहीं दिए हैं। इसमें 300 प्रश्न की वीडियो हमने 3 पार्ट में खत्म कर दी है। बाकी जो पर्यावरण पेडागोजी है उनमें हमने 50 प्रश्न रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं पर्यावरण पेडागोजी का, दूसरा पार्ट अपलोड कर चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है जिसमें आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। टोटल 150 प्रश्न हो जाएंगे, यानी कि 401 से लगाकर 450 तक आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है। यूं कह लीजिए कि 1 से लगाकर 400 तक हम जो प्रश्न हैं वो अभी तक अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको 50 प्रश्न वाले हैं जो कि सीटेट ऑनलाइन जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था 2021 में, उसमें पूछे गए प्रश्न है। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं मैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपका, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति, यहां पर लिखा हुआ युक्ति पर्यावरण अध्यापन या फिर पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे अधिक उचित कौन सी, यहाँ पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आपको बताना है। चाहे तो आप यहाँ पर आंसर भी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या फिर अपनी कॉपी में अंत में जरूर बताएगा कि इन 50 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे अधिक उचित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अब नहीं लिखा हुआ, श्रवण लिखा हुआ, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई। यहाँ पर श्रवण लिखा हुआ, श्रवण पाठ्य वस्तु तैयार की जाए, स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए, अवधारणाओं की सरल चित्रों तथा मूर्त या फिर ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए, जहां तक संभव हो पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाए। तो यहां पर देखिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए पूछा गया है, कूट में आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर आपका होगा श्रवण पाठ्य वस्तु तैयार की जाए, साथ में स्पर्श वस्तु या बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए, साथ में जहां तक संभव हो पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाया जाए। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, ए, बी और डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है। इनमें से कौन सी जगह उचित होगी। यहां पर देखिए, इनमें से जगह कौन सी उचित होगी। यदि कोई विद्यार्थी है, वो भी प्राथमिक कक्षा का है, सलीम जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाह रहा है, तो उसे कौन सी जगह उचित होगी। उसके लिए जल संयंत्र, संचय यंत्र, जोहड़, बावड़ी या फिर खेजड़ी। तो यहां पर देखिए, खेजड़ी तो हो नहीं सकती, तो क्या होगा आपका जल संचय यंत्र होगा, जोहड़ होगा और बावड़ी होगी, यानी कि ए, बी और सी। और ए, बी और सी कहां पर है आपका, चौथे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, ईवीएस की प्रकृति। यहां पर देखिए, ईवीएस की प्रकृति पूछा गया है। ईवीएस की प्रकृति, तो ईवीएस की यहां पर प्रकृति पूछा गया है। एकीकृत है, अनुशासनिक है, अंतर संबंधित है या फिर स्थिर या फिर स्थैतिक है। तो इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ईवीएस क्या है, एक एकीकृत है। क्या है, एकीकृत। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कितने प्रकार की थीम होती है, 6 होती है। परिवार एवं मित्र में उप थीम भी होती है, वो कितनी होती, 4 होती है। 6 कौन कौन सी होती, 4 कौन कौन सी होती है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं और आपको वो पता भी होगा। तो यहां पर देखिए, ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है। क्यों है, क्योंकि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकता है। छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं या फिर शिक्षक छात्रों के सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ईवीएस का जो पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है, ऐसा क्यों है ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा कि जो थीम होती है वो छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करती है, इसलिए ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित होता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत किया है। देखिए, यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। यहां पर प्रश्न को घुमा दिया थोड़ा सा। यहां पर पूछा गया है आपका
कि कक्षा 3 से 5 तक जो ईवीएस होती है, जो विषय होता है उसके रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसकी अनुशंसा पर एकीकृत किया हुआ है? इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2007 या फिर एनईपी 1986। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? एनसीएफ 2005 इसकी अनुशंसा पर एकीकृत किया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? विद्यालय की भौगोलिक स्थिति है, महानगरों में बड़े विद्यालय है, छात्रों में विविध समूह को संबोधित करना या फिर छात्रों के लिए। तो यहाँ पर देखिए ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा के लिए निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण आपको बताना है क्या है? तो वो है छात्रों के विविध समूह को संबोधित करना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? यहाँ पर देखिए ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त कौन सा है, किस प्रकार का सीखना है? स्वयं करके सीखना है, विवरणों द्वारा सीखना है, परिभाषाओं द्वारा सीखना या फिर रटकर सीखने को हतोत्साहित करना है? तो यहाँ पर ईवीएस कक्षाओं के लिए किस प्रकार का सीखना है ये पूछा गया है, उपयुक्त है तो वो है स्वयं करके सीखना, साथ में रटकर सीखने को हतोत्साहित करना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? पहला और डी वाला, ए और डी, तो यहाँ यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये क्या है? मैंने बताया था आपको 6 थीम बताई थी, उसमें से जो पहली थीम है परिवार और मित्र की, परिवार एवं मित्र की, इसके क्या है उप थीम, इसकी उप थीमें कितनी है? 4 है। इन चारों के बारे में भी आपको बता चुका हूं। तो यहां पर पूछा गया है हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, जो पाठ्यक्रम है ये थीम है, उप थीम है, पाठ्यक्रम है या फिर विषय वस्तु है। तो मैंने आपको बताया था ये क्या है? थीम है, 6 नंबर का है, हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का थीम है। पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित या फिर जो संवेदनशील होता है उसको करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। यहाँ पर देखिए किसी नीति की आपको खोज करना है। पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को कहानियां एवं विवरण, प्रयोग, हास्य, चित्रपट्टियां या फिर कविताएं। यहाँ पर देखिए कूट में आपको आंसर देना है, यहाँ पर आपको नीति की खोज करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए जो प्रयोग नीति है इसकी खोज आप नहीं कर सकते। क्या करना है आपको? कहानी एवं विवरण, हास्य, चित्रपट्टियां और कविताएं, यानी कि ए, सी और डी, ये तीनों विकल्प आपके सही रहेंगे। किसमें होगा? आपका सेकंड वाले विकल्प में। यहाँ पर आप प्रयोग नहीं कर सकते, तो यहाँ पर बी आपका गलत होगा, ए, सी और डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य। यहाँ पर आपको बताना है कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन, यहाँ पर अवलोकन लिखा हुआ, अवलोकन के अवसर प्रदान करना है, छात्रों के क्रियात्मक कौशलों का विकास करना है, छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना है, या फिर छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना है। यहाँ पर भी आपको कूट में आंसर देना है। 410 का आंसर आप भी कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर देखिए कक्षा में ईवीएस के क्रियाकलाप का संचालन करने का उद्देश्य पूछा गया है, तो वो छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन करने का अवसर प्रदान करता है, साथ में छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास भी करता है और छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित भी करता है। तो यहाँ पर ए, बी और सी आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर ए, बी, सी किसमें दे रखा है? तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है, क्यों है ये आपको बताना है। प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करता है इसलिए, प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करता है इसलिए, प्रश्न छात्रों के सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक करता है इसलिए, या फिर प्रश्न छात्रों की क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करता है। यहां पर भी आपको कूट में ही आंसर देना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर देखिए छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न के बारे में पूछा गया है कि उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करता है, साथ में प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर भी प्रदान करता है और प्रश्न छात्रों की सीखने के प्रति जिज्ञासा का भी सूचक है। तो यहाँ पर ए, बी और सी ये तीनों ही आपके सही विकल्प होंगे, और ये तीनों ही किसमें होंगे? आपके ए, बी और सी तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है एक क्या है? प्रक्रिया कौशल है,
संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, उत्पाद प्रक्रिया है या फिर मनोसामाजिक कौशल है। यहाँ पर भी कूट में आंसर देना है। ईवीएस का जो विद्यार्थी है वो शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। देखिए यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो समाधान का विश्लेषण कर रहा है, तो विश्लेषण क्या है ये आपको बताना है। 4 विकल्प है और कूट में आपको आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर समाधान का विश्लेषण पूछा गया है, तो विश्लेषण क्या है, तो एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया कौशल होता है और संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी होती है। तो ए और बी आपका सही आंसर होगा, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है। देखिए ईवीएस का एक अच्छा साधन पूछा गया है, वो समाचार पत्र हो सकता है, समुदाय के सदस्य हो सकते हैं, कविताएं हो सकती है या फिर क्रियाकलाप हो सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ पर भी आपको कूट में ही आंसर देना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर देखिए ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा समाचार पत्र और समुदाय के सदस्य, ये दोनों ही शिक्षा के एक अच्छे साधन हो सकते हैं। ईवीएस की शिक्षा के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा, केवल ए तथा बी। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। यहाँ पर देखिए ईवीएस लिखा हुआ है। निम्न में से किस विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। पेट्रोल के दर, पशुओं का संरक्षण, जल आपदा या फिर बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का साधारण। 4 विकल्प है, यहाँ पर भी कूट में आंसर देना है। निम्न में से आपको बताना है कि किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पेट्रोल की दर के बारे में इस पर चर्चा हो सकती है, पशुओं के संरक्षण के बारे में हो सकती है और जल आपदा के बारे में भी ईवीएस की कक्षा में चर्चा हो सकती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर ए, बी और सी, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है। देखिए सामाजिक कौशलों का सूचक कौन हो सकता है। वर्गीकरण, विश्लेषण, साझा करना तथा मिलकर कार्य करना या फिर सृजनात्मक लेखन। यहाँ पर कूट में आंसर नहीं देना है, चारों में से एक को आपको चुनना है। सामाजिक कौशल का सूचक क्या हो सकता है ईवीएस में मूल्यांकन में, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा साझा करना तथा मिलकर कार्य करना, ये ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना, ये क्या है। उपयुक्त वाक्यांश से इंगित करता है। क्या इंगित करता है, सीखने का उद्देश्य इंगित करता है, सामान्य उद्देश्य करता है, सीखने की दक्षता या फिर सीखने की प्रक्रिया। रंग के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण करना, ये उपयुक्त वाक्यांश क्या इंगित करता है, ये पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा ये सीखने का उद्देश्य, कि किस प्रकार के रंग का है। रंग के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण यदि कोई कर रहा है तो सीखने का यहाँ पर उद्देश्य ये इंगित कर रहा है, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन करके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत इकाई परीक्षण यहाँ क्या है। शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है। यहाँ पर आपको देखना है कि शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का जो मूल्यांकन है उनके अवलोकन द्वारा, यहाँ से ध्यान देना है कि उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उसकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने में एवं उसके उपरांत इकाई परीक्षण क्या है, यहाँ पर यह आपको बताना है। शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है। शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का प्रयोग कर रही है। शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है या फिर शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग कर रही है। यहाँ पर क्या कर रही है शिक्षिका, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा जो शिक्षिका है वो विद्यालय निर्धारण मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। यहाँ पर है लिखा हुआ है, कुल्हड़ बनाते हैं, चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं, ये क्या है, थीम है। इस थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए कुल्हड़ के बारे में बात की जा रही है। यदि आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के लिए कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं तो आप किस साधन का प्रयोग करेंगे या फिर उपयोग करेंगे, इसके बारे में प्रश्न में पूछा गया है। सामुदायिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मीडिया संसाधन या फिर प्राकृतिक संसाधन, किस संसाधन का आप उपयोग करेंगे इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या होगा, आप क्या करेंगे, सामुदायिक संसाधन का आप उपयोग करेंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। यहाँ पर देखिए विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है। विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है। विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है, या फिर विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं गत्यात्मक है। यहाँ पर विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर होगा विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, ये विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ की यहाँ पर बात की जा रही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं। ईवीएस सीखने का वर्णन कौन से कथन करते हैं 2005 के अनुसार। एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, यहाँ पर प्राप्ति लिखा हुआ है, कौशल की प्राप्ति, अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, या फिर अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। यहाँ पर आपको कूट में आंसर देना है। सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, साथ में अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, ये तीनों ही एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस सीखने का, ये तीनों ही कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो ए बी और डी कहां पर लिखा हुआ है, ए बी और डी, तो यहां पर देखिए ए बी और डी यानी कि फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। पर्यावरण पढ़ाया जाए वाला एक विषय है। पर्यावरण पढ़ाए जाने वाला एक विषय है। कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है। बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, या फिर विभिन्न थीम उप विषय से संबंधित एक विषय है। क्या है पर्यावरण अध्ययन, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके बारे में आपको बता चुका हूं क्या है ये बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय होता है ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। ये सर्वोत्तम व्याख्या करता है पर्यावरण अध्ययन की। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है, ये आपको बताना है। कि जब मेहमान आते हैं तो रीता का कहना है, अपनी शिक्षिका से पूछती है वो कि जब भी चाय बनाने का अवसर आता तो मुझे ही क्यों कहा जाता है, मेरे भाई के क्यों नहीं कहा जाता। तो इसके बारे में आपको बताना है कि क्या यहाँ पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है। नहीं, क्योंकि यहाँ विद्यार्थी की सृजनात्मकता को पोषित करता है। नहीं, क्योंकि यहाँ विद्यार्थी के रोजमर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। हाँ, क्योंकि यहाँ समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। या फिर हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा करता है। तो यहाँ पर देखिए स्त्री और पुरुष के भाव यहाँ पर झलक रहे हैं। तो क्या है ये, हाँ, क्योंकि यहाँ समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। तो यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए, यहाँ संरक्षण से संबंधित कहानियां, कविता और गीत इकट्ठा करना, जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यहाँ चर्चा करना कि कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है, वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाए, उस गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो वे जल के उपयोग तथा उनके बिना कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पर आपका सही तरीका होगा कि वे और अपने परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका एक जल बजट बना के लाए। ये विद्यार्थी से आप कह सकते हैं। जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी फिट की चिरी चिरी आवाज की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है कि यहाँ सितारों के चमकने की आवाज है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यहाँ एक कीट की आवाज है जो क्री क्री करता है, या फिर अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाओं साझा करने को कहेंगे। इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षाओं में विद्यार्थी सही उत्तर सीख लेंगे, या फिर विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजे आवाज कहां से आ रही है। आप क्या करेंगे ये पूछा गया है। 424 का आप खुद भी आंसर दे सकते हैं सभी का कमेंट्स के माध्यम से। तो आप क्या करेंगे कि अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को कहेंगे, जिससे कि जो विद्यार्थी उसको पता चल सके जो
जो चिरी की आवाज है वो किसकी है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके। नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए या फिर प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी याद कर सके। यहाँ पर आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दी गई जो प्रयोग है उसका परिणाम आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 425 का सही आंसर आपका होगा कि नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। जो प्रयोग दिए गए पुस्तक में उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए एक बगीचा है, उसमें सूखी पत्तियां हैं, उसको इकट्ठा कर रहा है बच्चा। तो उसमें एक जो बच्चा है और इकट्ठा करके जलाता भी है। तो आपका एक विद्यार्थी आपके पास शिकायत लेके आता तो आप क्या करेंगे ये आपको बताना है। विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है। विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। बागवान से बात करेंगे और ऐसा निर्देश देंगे कि वो ऐसा ना करे क्योंकि यहाँ पर्यावरण के लिए हानिकारक है। या फिर प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वो इस समस्या को सुलझाएं क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण प्रदूषित होगा। तो आप क्या करेंगे, आप ये कर सकते हैं कि विद्यार्थी से सूखी पत्तियां इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में उसकी सहायता करेंगे। ये आप कर सकते हैं। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग जिसे सहयोगात्मक अधिगम भी कहा जाता है इसके आवश्यक तत्व यहां पर पूछा गया है। कौन है, विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं, विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं या फिर विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। देखिए यहां पर कूट में आपको आंसर देना है कि सही आंसर आपका क्या होगा। तो यहां पर देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक अधिगम के बारे में उसके आवश्यक तत्व पूछे गए हैं। इसके आवश्यक तत्व होते हैं विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, साथ में विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये दो जो विकल्प होंगे ये कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व होंगे यानी कि सीओडी। और सीओडी आपके तीसरे वाले विकल्प में होंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर धोने, जैसे कि कपड़े धोने की जो लकड़ी का बेट होता है आपने देखा होगा, आपके घर में भी होगा, उससे धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने के सर्वोत्तम व्याख्याता है। यहाँ पर देखिए व्याख्या आपको बताना है कि इस प्रकार की चर्चा क्यों की जा रही है। विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए की जा रही है, विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु की जा रही है, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए की जा रही है व्याख्या, या फिर उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए ये व्याख्या की जा रही है। किसके लिए की जा रही, कूट में आपको आंसर देना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए उसे प्रेरित किया जा रहा है, साथ में कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान किए जा रहे हैं, साथ में उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया भी वहां पर सिखा रही है। तो बी, सी और डी ये तीनों विकल्प सही होंगे और ये कहां पर उपस्थित है आपके सेकंड वाले विकल्प में। राइट आंसर आपका यहां पर सेकंड वाला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करता है। यहाँ पर आपको बताना हो कौन सा कथन है जो रचनावादी कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कर रहा है। पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, प्रश्न करना और व्याख्या करना, या फिर विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। यहाँ पर देखिए रचनावादी कक्षा कक्ष में अध्यापक के बारे में पूछा गया है कि इसकी भूमिका का वर्णन कौन कर रहा है। कूट में आपको आंसर करना है। तो राइट आंसर आपका होगा विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, साथ में विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। ये दोनों ही विकल्प रचनावादी कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कर रहे हैं। यानी कि राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर बी और डी यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कथन पर्यावरण अध्ययन। यहां पर देखिए निम्नलिखित कथन में से आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन एक रिक्त स्थान विषय है।
के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन आपको करना है कि कौन सा पर्यावरण अध्ययन एक विषय है, अतः विषयक है, अनुशासनिक है, एकीकृत है या फिर एकल विषयक है। तो इसके बारे में काफी बार आपको बता चुका हूं। कथन बताना है आपको कि पर्यावरण अध्ययन क्या है। तो पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय क्या है, एकीकृत। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है अध्यापिका, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वहां विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकार के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहती है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यहाँ कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़िया की बीट से वो गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यदि जो विद्यार्थी है उसकी मम्मी ऐसा कर रही है तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने घोंसला हटाकर गलत किया है। विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले को नष्ट नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी को उनके अभिभावकों के साथ नजदीकी पक्षी अभिभावकों अभ्यारण्य घूमकर पक्षियों के घोंसलों का अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए, या फिर विद्यार्थी से यह कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया क्योंकि चिड़िया को पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए, हमारे घर पर नहीं। तो क्या करना चाहिए अध्यापिका को, यह आपको बताना है, या फिर आप इस जगह पर होंगे तो आपको क्या करना चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर होगा कि विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसला को इस प्रकार से नष्ट नहीं करना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि उसके जो अभिभावक है विद्यार्थियों के उनके अभिभावकों को बुलाकर कार्यशाला में एक आयोजन करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि इस प्रकार का काम उनको नहीं करना चाहिए। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देना चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया, यानी कि वो चौराहे पर नहीं रुके। तो उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, ट्रैफिक नियम का पालन करना, पर्यावरण के लिए चिंतन होना, या फिर ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। कूट में आपको आंसर देना है। तो देखिए चौराहे पर उनको रुकना चाहिए था, नहीं रुके। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण के लिए आप चिंता कर सकते हैं, चिंतन होना, साथ में ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। ये दोनों ही उस विद्यार्थी के पापा ये दोनों की उपेक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सी और डी आपका सही आंसर होगा, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय। देखिए हमारा भोजन कक्षा 3 में एक अध्याय है। तो यहाँ पर उसको पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं। उन्होंने कल क्या खाया ये पूछा जाता है उनसे। तो इसका उद्देश्य आपको बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया, भोजन की विविधता से के पहलुओं को साझा करना, संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना, या फिर साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। यहाँ पर इसका उद्देश्य आपको बताना है क्या है। तो इसका सीधा सीधा उद्देश्य होगा भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हुई थी तो मैंने उसको सुधार दिया है। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 4 5वां अध्याय अमिता एवं मधुमक्खियां में। देखिए एक अध्याय है, कक्षा 4 का 5वां अध्याय है ये। इसमें अनिता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। यहाँ पर बालिका सितारा लिखा हुआ है, किसके रूप में उजागर किया गया? उसका वर्णन बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य आपको बताना है क्या होगा। दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती है एवं उनको प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देना। यहाँ दर्शाना कि नारी शक्ति किस प्रकार गतिशील है और समानता एवं सशक्तिकरण लिखा हुआ है, यहाँ पर सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती हैं एवं उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां परिवार एवं समाज पर बोझ होती हैं। तो यहाँ पर बताना है कि इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा। तो इसका उद्देश्य होगा यह दर्शाना कि नारी शक्ति किस प्रकार गतिशील है, समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में। देखिए कक्षा 4 का अध्याय है
दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व, जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व, सांप्रदायिकता का अस्तित्व या फिर धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व। कौन सी शिक्षा मिलती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर जो कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में बताया जाता है, इसमें उसकी दादी उसे अनिल के घर पर कुछ खाने के लिए मना कर देती है। तो इस कहानी में बच्चों में कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व। सेकंड वाला विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? यह शिक्षा एवं ज्ञान वर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित करना, यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होना, विद्यार्थियों पर केंद्रित होना होता है जब वह दूसरे विद्यार्थी का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हो, या फिर विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर केंद्रित होना। राइट आंसर आपका यहां पर होगा। देखिए यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन है जो ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? तो ये विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वे दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या फिर समूह में कर रहे हो। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 3 के अध्यापक हम चीजें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? यहाँ पर देखिए दीपावली की कहानी एक अध्याय है, हम चीजें कैसे बनाते में है, कक्षा 3 में है। तो ये किस पर केंद्रित है? शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा या फिर व्यवसाय की अवधारणा। किस पर केंद्रित है यह आपको बताना है। राइट आंसर होगा घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा, ये इस पर केंद्रित होती है। कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं दीपावली की कहानी के बारे में पूछा गया है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूह के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में आपको अंकित करना है कि कौन सा कथन इसके उपयोग का सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। यहाँ पर देखिए मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूह के अनुभवों का समन्वय करने का आपको महत्वपूर्ण साधन बताना है, या फिर उसको इंगित करना है जो कि सबसे उपयोग को उसको अंकित करना है जो कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एक करने को कहते हैं, या फिर शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। यहाँ पर देखिए मौखिक इतिहास के बारे में पूछा जा रहा है, समाज के विशिष्ट समूह के अनुभवों का समन्वय करने के बारे में पूछा जा रहा है। इनका महत्वपूर्ण साधन क्या होगा? तो उसका महत्वपूर्ण साधन होगा शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एक करने को कहते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही कथन है? यहाँ पर देखिए मानचित्र के बारे में आपको सही कथन बताना है। मानचित्र सदैव यहाँ मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हम वास्तविक दूरियां नाप कर उन्हें को दर्शाते हैं। यहाँ पर मानचित्र में उस दिशा सदैव, देखिए यहाँ पर उस नहीं लिखा हुआ है, उत्तर, यहां पर ध्यान दीजिएगा उत्तर लिखा हुआ है। मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प है आपके सामने। मानचित्र के बारे में सही कथन को चुनना है, कूट में आपको आंसर देना है। तो देखिए यहां पर सही आंसर आपका क्या होगा? वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है। ये दोनों ही विकल्प मानचित्र के बारे में सही है, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सेकंड वाला होगा। यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? पाठ्य पुस्तक है, श्रव्य साधन है, विश्वकोश है, या फिर समाचार पत्र की रिपोर्टर है? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका समाचार पत्र की रिपोर्टर। देखिए यहाँ पर कौन सा साधन के बारे में पूछा गया है? जल के अभाव एवं इसकी कमी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा
को कर सकता है। सर्वोत्तम माध्यम पूछा गया है तो समाचार पत्र की रिपोर्ट। यहां पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, सही कथन पूछा गया है, विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कागज की भांति होते हैं जिसको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है, जो एक विद्यालय ही दे सकता है। सभी विद्यार्थी एक समान होते तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। विद्यार्थी रेखीय रूप से सीखते हैं अतः नया ज्ञान पिछले तथ्यों व जानकारी से ही प्राप्त होता है। या फिर विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल या फिर पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वह परिस्थितियों से सीखने व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। यहाँ पर आपको ईवीएस सीखने के संदर्भ में सही कथन चुनना है विद्यार्थियों के। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ वाला होगा। विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल या फिर पेचदार होता है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वह परिस्थितियों से सीखना व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प होगा, वो आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, विद्यार्थी से सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है। यहां पर पोर्टफोलियो के बारे में आपको बताना है। विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वभाव परिवेश में एकत्र होती है। इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। इसमें एक निश्चित समय में एकत्र व विश्लेषण किए गए आंकड़े होते हैं। व्यवस्थित ढंग से विशिष्ट व्यवहार को अंकित करना, जिसमें विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सकता है। या फिर एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना होता है। 442 का आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर देखिए, पोर्टफोलियो के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना और अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी में सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती रहे। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। देखिए, किसी कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती रहती है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये आपको बताना है। आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग ना करें, एक अध्ययन के विषय पर ध्यान केंद्रित करें। छात्र से कहेंगे कि वहां कक्षा के उपरांत आपसे इस विषय पर चर्चा करें। छात्र से कहेंगे कि वहां अपने माता पिता से पूछे व विद्यालय में इस विषय को ना उठाए। या फिर छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। क्या करेंगे आप, किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया होगी आपकी, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा छात्रों से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पति के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए। जो अध्यापिका है उसकी क्या इच्छा है कि उसके जो छात्र हैं वो वनस्पतियों के बारे में समझे, उसका ज्ञान अर्जित करे, ज्ञान विकसित हो उनमें। तो इसके लिए जो अध्यापिका है उसे क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। वहां छात्रों से पौधों के नाम कंटेस्ट करके कक्षा में बताने को कहे। छात्रों से कहे कि वहां विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछे। छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहे तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहे। या फिर छात्रों से कहे कि वह स्वयं वीडियो देखकर पौधों की पहचान करे। देखिए, जो छात्र है उसकी क्या इच्छा है, अध्यापिका की क्या इच्छा है कि उसके जो छात्र है वनस्पति के बारे में समझे और ज्ञान विकसित करे। तो कब होगा ये, जब छात्रों को अपने साथ विद्यालय में बगीचे में वो साथ ले जाएगी, साथ में वो सभी पौधों की पहचान करवाएगी, तब जो छात्र है वो वनस्पति के बारे में समझेंगे और उनका ज्ञान विकसित होगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका, तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय। देखिए, यहाँ पर कक्षा 3 का छात्र है और संचार का माध्यम एक आपका पाठ है। उस विषय को पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियां उपयोग करेगी। यहाँ पर संचार के माध्यम के बारे में बात की जा रही है। छात्रों से कहेंगे कि वह संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करें व उन्हें वर्गीकृत करें। संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएं। छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। संचार के माध्यमों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। यहां पर देखिए, कूट में आंसर देना है क्या होगा।
देखिए यहाँ पर कूट में आपको आंसर देना है, तो यहाँ पर संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय पढ़ा अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहन करने की बात की जा रही है। नीतियों का उपयोग, कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी, तो छात्रों से कहेंगे कि वह संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करे व उन्हें वर्गीकृत करे। साथ में छात्रों से कहेंगे कि वह संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। तो ए और सी, तो ए और सी कहां पर है आपके तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के अध्यापक ऊंची उड़ान। देखिए कक्षा 3 में अध्याय लिखा हुआ, अध्याय है ऊंची उड़ान। इसमें पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियां, उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य आपको बताना है क्या है। देखिए एक अध्याय है कक्षा 3 में ऊंची उड़ान, तो उसमें पक्षियों पर चर्चा की जा रही। किस पर? पक्षियों पर। इस पर जो शिक्षा टीना है वो क्या कहती हैं कि वे अपने आसपास पक्षियों, उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। तो यहां पर आपको बताना है कि इस क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या होगा। छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना होगा, छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना, या फिर छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना। क्या क्रियाकलाप का लक्ष्य है? 446 का आपको आंसर देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना यहाँ पर इसका लक्ष्य होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कक्षा 3 की बात की जा रही है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे कि धातु का पेन हुआ, स्टील की चम्मच हुई, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखती है। तो ये तैरती है, यानी कि कह सकते हैं उनका कहना है कि या तैरती है या फिर डूबती है। तो छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैर रही है। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि देखिए इसमें इस प्रकार का प्रश्न है कि सीमा जो है वो एक ईवीएस की अध्यापिका है। वो अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उसको संग्रहित करती है, जैसे कि धातु का पेन हो गया, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच। तो इनको जब वो पानी में डालती है तो धातु का पेन, स्टील की चम्मच तो डूब जाती है, लेकिन प्लास्टिक की चम्मच नहीं डूबती है। तो छात्र उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों, लेकिन जो शिक्षिका है या फिर जो अध्यापिका है ईवीएस की, वो वहां पर नहीं बता रही है। तो यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा कि वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती है। क्यों नहीं समझती है? कि वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं कर रख पाएंगे, वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे, वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, या फिर वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते। यहां पर आपको बताना है कि ऐसा क्यों कर रही है सीमा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा कि वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे। इसलिए जो सीमा है वो छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? आपका सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय में बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण, जिसे हम केस स्टडी भी कहते हैं, इसको तैयार करने के लिए कहा। यहाँ क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्यों है कि यह विद्यार्थियों को कारण प्रभाव संबंध खोजने में सहायता है, यह विद्यार्थियों के एक क्षेत्र के भूभरण क्षेत्र को जानने में सहायक है, यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है, या फिर यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उनके हल के विषय में सोचने में सहायक है। यहाँ पर आपको कोट में आंसर देना है कि सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा आपका कि यहाँ छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है, साथ में यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उनके हल के विषय में सोचने में सहायक है। यानी कि सी और डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, और तीसरे वाले विकल्प में आपको मौजूद दिख रहे हैं, तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यहाँ विद्यार्थी को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है, क्योंकि क्यों है? विद्यार्थी मॉडल बनाने में व्यस्त और संलग्न रहेंगे। मॉडल बनाने में कीमती सामान खरीदने में आनंद मिलता है, या फिर मॉडल बनाने में विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है, या फिर मॉडल निर्माण से कक्षा की निरस्ता भंग होती है। यदि आप चारों विकल्प को ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपका सामने होगा कि क्योंकि मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए
पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है? नृत्य करना, बागवानी करना, वाचन करना या फिर गायन करना। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर बागवानी करना। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए किसका उपयोग कर सकती है? बागवानी करने का उपयोग कर सकती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल आपको यहाँ पर 50 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर 401 से लगाकर 450 तक आने वाला जो वीडियो उसमें आपको 450 से लेकर 500 तक प्रश्न मिलने वाले, टोटल 600 प्रश्न रखे गए हैं। तो ये 3 पार्ट और बनेंगे। तो आपको यहाँ पर आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है। इन 50 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए ये भी आपको बताना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।